नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी 2024 में मोस्ट है, आने वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है समष्टि क्या है। तो देखिए समझते हैं। एक ही समय में एक ही क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं या जनसंख्या कहते हैं। यानी एक ही समय में एक ही क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों के समूह को क्या कहते हैं? समष्टि या जनसंख्या कहते हैं। समष्टि के 3 महत्वपूर्ण गुण विशेषताएं निम्न है। तो देखिए निम्न में क्या है 3। देखिए पहला है लिंग अनुपात, दूसरा है जन्म दर, तीसरा है मृत्यु दर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागति को सापेक्ष में समझाइए। तो देखिए सापेक्ष में प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। यानी क्या कह रहा है, जो प्राणी होते हैं उनमें कुछ आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो वंशागति होते हैं, लिंग से संबंधित होते हैं, वो उनके वंश में निरंतर होता रहता है। तो वही कह रहा है कि प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो कि वंशागति लिंग से संबंधित होते हैं। इनका संबंध लिंग गुणसूत्र से होने के कारण इन्हें लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। क्या कह रहा है कि इनका संबंध लिंग गुणसूत्र से जो होता है उन्हीं के कारण इन्हें क्या कहते हैं? लिंग संलग्न कहते हैं, लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे देखिए मनुष्य में वर्णांधता है, देखिए ये वंशागति रोग है, और ये हीमोफीलिया है, तो ये भी वंशागति भी होता है, लेकिन इसे वंशागति नहीं मान सकते क्योंकि ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से भी होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है जैव विकास का कोई 2 कारण। तो देखिए जैव विविधता का कोई 2 कारण। तो जैव विविधता में कहाँ कमी है उसी को पूछ रहा है। तो देखिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। देखिए जैव विविधता जिस तरह से नष्ट हो रहा है उसी का कारण पूछा है। तो अधिक से अधिक हमें क्या करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए। और दूसरा, शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध देना चाहिए। यानी जो शिकार करने जा रहे हैं उन्हीं को क्या करना चाहिए? उन्हीं पे सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए और उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तीसरा देखिए क्या है, वृक्षों की कटाई पर सरकार को रुख अपनाना चाहिए। यानी ये जो कटाई हो रहा है इस पे भी क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए, और जो वृक्षों को काट रहे हैं उन दोषियों को भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की क्या होती है? क्षमता पाई जाती है, और जीवों की रोगों से लड़ने की इसी क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी हर जीवों में, हर प्रकार के जीवों में जो क्या होता है, लड़ने के लिए कुछ न कुछ क्षमता पाई ही जाती है। तो उसी को कह रहा है कि उसी लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। उन्हीं क्षमता को, उसी क्षमता की वजह से हम रोगों से लड़ पाते हैं। जिन क्षमता से हम रोगों से लड़ पाते हैं उसी क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। तथा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरोधकता का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत
प्रतिरोधकता यानी प्रतिरक्षा का अध्ययन किया जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, वाहित मल को परिभाषित कीजिए। तो आइए देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा जो हम आप लोगों को समझा रहे हैं। वाहित मल प्रतिदिन नगर व शहरों से बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठे होते हैं। तो सही बात है, जो वाहित मल होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं, वो दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, प्रतिदिन नगर व शहरों से क्या होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठे होते हैं। इसमें प्रमुख घटक जैसे मनुष्यों का मलमूत्र, कूड़ा करकट व अन्य अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं। ये जो वाहित मल होता है, इसमें मनुष्यों का मलमूत्र होता है, कूड़ा करकट होता है और अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। इसमें जो छोटे छोटे क्या होते हैं, जीवाणु भी पनपते हैं। उसे ही वांछित मल कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। ये वाहित मल जब नगरों से बहता हुआ आता है तो बड़ी नदियों में गिरा दिया जाता है। ये जब वाहित मल इकट्ठे होंगे तो उसे ही क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एक ही जगह क्या करते हैं, नदियों में, नालों में गिरा दिया जाता है, जिससे हमारे जल स्रोत में पहुंचकर उन्हें प्रदूषित करता है। उस प्रदूषित जल के उपयोग से मनुष्य सहित अन्य जीव में कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है वर्णांधता। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, वर्णांधता मनुष्य को लाल एवं हरे रंग के अंतर नहीं पता चलता है, यानी जिन मनुष्यों को वर्णांधता हुआ रहता है उन्हें लाल और हरे रंग में क्या होता है, अंतर नहीं समझ में आता है। लाल को हरा समझ लेंगे और हरा को क्या, लाल, उनको ऐसा दिखता ही है। इसे प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म या फिर इसे क्या कहेंगे, लाल हरा रोग भी कहते हैं। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। इसका जो जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। यह एक एक्स संलग्न रोग है। वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है। देखिए ये क्या है, एक प्रकार का एक्स संलग्न रोग है, जो क्या है, आनुवंशिक रोग है। वर्णांधता कई प्रकार का होता है। देखिए एक तो लाल और हरा रोग भी होता है इस ये वर्णांधता, और दूसरा क्या होता है, ब्लैक ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, जो अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता है, उसी को कहते हैं ब्लैक ब्लाइंडनेस। देखिए आगे, स्त्रियों में दोनों XX गुणसूत्र पर जब वर्णांधता का जीन उपस्थित होगा तब स्त्री भी रोगी होगी। अगर X यानी अगर एक X पर वर्णांधता का जीन होगा तो वह वाहक होगी। देखिए जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए पुरुषों में XY होता है, तो उनके X गुणसूत्र पर जो होता है ये क्रोमोसोम होते हैं, किसके, ये गुण, देखिए इनका जो होता है क्या कह रहा है यहाँ पे कि जीन X गुणसूत्र पर स्थित होता है। इनका जो जीन होता है क्या होता है, X गुणसूत्र पर स्थित होता है, Y पे नहीं, केवल X पे, तब वो क्या, वर्णांधता के रोगी कहलाते हैं। लेकिन स्त्रियों में दोनों गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होगा तब ये क्या कहलाएंगी, इस रोग की वाहक कहलाएंगी। और जब इनके एक X पर यानी एक गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होगा, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अगर X
एक एक्स पर वर्णांधता का जीन उपस्थित होगा, यानी एक पर जब उपस्थित होगा जीन वर्णांधता का तब ये वाहक कहलाएंगी, और इनके दोनों एक्स पर जब उपस्थित होगा तब ये रोगी कहलाएंगी। आगे देखिए यहाँ पे अगर एक्स एक पर वर्णांधता का जीन होगा तो वह वाहक होंगी। रोगग्रस्त नर में एक्स गुणसूत्र पर जब वर्णांधता का जीन उपस्थित होगा तब वह रोगी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया। देखिए क्या कह रहा है, फाइलेरिया को हाथी पाँव भी कहते हैं। यह रोग फाइलेरिया कृमि के द्वारा उत्पन्न होता है। यह लसिका वाहिकाओं में परजीवी के रूप में होता है। मानव में इस रोग का संक्रमण मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ये रोग कैसे होता है, तो मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है, जो कि ये क्या होता है, यह लार्वा के द्वारा होता है। ये जो मच्छर होता है जब हमारे बॉडी पर काटता है तो ये क्या होता है, ये लार्वा छोड़ता है, जो कि हमारे बॉडी में ये लार्वा प्रवेश कर जाता है, जिन्हें माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। इस लार्वा को क्या कहते हैं, माइक्रोफाइलेरिया भी कहते हैं। देखिए लार्वा को नहीं, इसको ही, फाइलेरिया को क्या कहते हैं, माइक्रोफाइलेरिया। यह लार्वा त्वचा के अंदर चला जाता है और पहुंचकर प्रण में रूपांतरित हो जाता है। जीवित कृमि रोगी में चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर देता है। देखिए वो जो कृमि होता है बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है, रोगी के अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है और हल्का ज्वर भी होता है। देखिए जब ये बॉडी के अंदर कृमि प्रवेश करता है तो ये अधिक संख्या में एकत्रित हो जाता है और क्या होता है कि हर जगह से ब्लॉक करने लगता है, और अधिक संख्या में एकत्रित होकर ब्लॉक कर देता है, जिसके फलस्वरूप ज्वर बना रहता है। देखिए मनुष्य में ज्वर भी बना रहता है और क्या, चिड़चिड़ापन भी होता है। लसिका ग्रंथि एवं लसिका गांठ के पास के ऊतक तथा उससे संबंधित अंग के मध्य भाग में सूजन के कारण इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी क्या होता है, जो फूल जाता है, पूरा हाथी पाँव हो जाता है, उसी को कह रहा है यहाँ पे क्या, उसका आकार बढ़ जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है, लसिका और लसिका ग्रंथि एवं लसिका गांठ के पास, देखिए जो लसिका ग्रंथि होती है और लसिका गांठ होता है, उसी के आसपास के जितने भी ऊतक होते हैं तथा उससे संबंधित जो भी अंग होते हैं, उसी के मध्य भाग में मध्य भाग में सूजन आ जाता है, और सूजन आने के कारण ही क्या होता है, ये फूल जाता है, जिसे हम हाथी पाँव कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।